हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने संडे स्पेशल का स्पेशल एपिसोड लेकर के। आज के संडे स्पेशल के स्पेशल एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेगरिज्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने प्लेगरिज्म वर्ड सुना होगा, खास तौर से उन लोगों ने जो कि अपनी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं और मेरे चैनल के दर्शक हैं। तो मैं बता दूं कि प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म होता है कि जब हम किसी दूसरे के किए हुए काम को, खास तौर से रिसर्च वर्क में पीएचडी, एमफिल और मास्टर्स लेवल की डिसर्टेशन और थीसिस जब हम सबमिट करते हैं, तो उसमें जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरे रिसर्चर, प्रोफेसर या कोई भी एकेडमिशियंस हैं या किसी ने कोई चीज कोट की है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, उसको हम अपना बता देते हैं, उसको रेफर किए बिना, उसको रेफरेंस दिए बिना, उस पर्सन को एक्नॉलेज किए बिना जब हम बता देते हैं कि ये काम हमने लिखा है या हमने किया हुआ है, उस पूरे फिनोमिना को हम प्लेगरिज्म कहते हैं। हालांकि प्लेगरिज्म की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन जो है वो यूजीसी ने दी है। जब यूजीसी ने अपने जो इसका प्रोटोकॉल है, शेड्यूल है, जो इसका रेगुलेशन है, उसमें प्लेगरिज्म के कॉन्सेप्ट को ऐड किया था। हालांकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूजीसी ने और इंडिया ने कुछ ही साल पहले जो है प्लेगरिज्म वाले कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, खास तौर से रिसर्च में। तो प्लेगरिज्म क्या होता है, कितने इसके लेवल्स हैं, क्या क्या पेनल्टीज हैं, किस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम प्लेगरिज्म बोल सकते हैं, कहां पे जब हम कॉपी करते हैं या कोई चोरी करते हैं मटेरियल की, तो उस किस लेवल पे हम उसको प्लेगरिज्म मानेंगे। मास्टर्स लेवल पे, एमफिल लेवल पे, रिसर्च या पीएचडी लेवल पे हम जो रिसर्च करते हैं उस लेवल पे मानेंगे, किस लेवल तक, और कौन लोग जिम्मेवार होंगे इस प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, क्या कमेटी होगी, क्या कौन मेंबर्स होंगे उसके, किस तरह से ये वर्कआउट करता है। खास तौर से पीएचडी और एमफिल की जब हम डिसर्टेशन और थीसिस सबमिट करते हैं उस दौरान किस तरह से प्लेग चेक होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी लोग एमफिल या पीएचडी, और मैं कहना चाहूंगा इवन मास्टर्स भी कर रहे हैं और इस तरह के डिसर्टेशन थीसिस जो सबमिट करते हैं और पेपर पब्लिश करते हैं, वो सारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि सबको नॉर्मल लगता है कि प्लेगरिज्म कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप इसकी पेनल्टी सुनोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि वाकई प्लेगरिज्म जो है चेक करना और उसको जो है डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना बहुत बहुत जरूरी है एक रिसर्चर के लिए। अदरवाइज बहुत ही बड़े झमेले में कोई भी रिसर्चर, कोई भी एकेडमिशियन या कोई भी स्टूडेंट जो है मास्टर, एमफिल या पीएचडी लेवल का, वो फंस सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा कंटेंट तो, कमेंट करिए अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इस वीडियो का और इस में जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करूंगा उसका पता लगे, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल में, तो ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट हर तरह का जो है जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्लेगरिज्म। तो लीजिए दोस्तों, गैजेट ऑफ इंडिया में ये छपा हुआ है जो यूजीसी का शेड्यूल है, यूजीसी का जो रेगुलेशन है, यूजीसी का जो एक्ट है, उसमें 23 जुलाई 2018 का ये नोटिफिकेशन जो है वो छपा हुआ है गैजेट ऑफ इंडिया में, कि प्लेगरिज्म या एकेडमिक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से हम कैसे डील करेंगे, किस तरह से हम जो है क्या क्या वो चीज़ें हैं वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं अभी के इस वीडियो में। तो मैं सारा आपको पढ़ के बताऊंगा। 12 पेज का ये पूरा शेड्यूल है। इसमें से जो है कुछ पेज जो है वो हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। हम इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो हम इसका अडॉप्ट करेंगे और वही पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ों को समझा जा सकता है। हालांकि हिंदी में भी समझा जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो रहती है वो इंग्लिश वाली रहती है। तो ये कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018, ये है 2018 का रेगुलेशन। कुछ लोग जो है वो प्लेजरिज्म भी बोलते हैं, कुछ प्लेगरिज्म भी बोलते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, जैसा आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे रेगुलेशन में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको जो है कौन कौन सी चीज़ मेनली जो है वो समझने की ज़रूरत है। ये पहले इसका प्रेम्बल है कि क्यों जो है इसको अडॉप्ट किया गया, क्या मतलब है इसका। उसके बाद जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, इनमें से हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आती है प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, मींस ये देखिए यहाँ पे IJKL पॉइंट है जो इस डेफिनेशंस वाले कॉर्नर में, वहाँ पे लिखा हुआ है प्लेजरिज्म।
Plagiarism means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own। कि मतलब हम दूसरे के काम को, दूसरे के आइडियाज को जब हम अपना बता देते हैं कि हमने किया हुआ है, उसको प्लेजरिज्म बोला गया है। अच्छा, अब जब हम बात करें यूजीसी रेगुलेशन की या बात करें एकेडमिक राइटिंग की, पीएचडी, एमफिल या मास्टर लेवल्स की थीसिस और डिसर्टेशंस की, तो वहाँ पर प्लेजरिज्म कहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे जो ओ पॉइंट का डेफिनेशन है उसको पढ़िए। स्क्रिप्ट जहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रिप्ट में बोला है स्क्रिप्ट इंक्लूड्स रिसर्च पेपर, थीसिस, डिसर्टेशन, चैप्टर इन बुक, फुल फ्लेज्ड बुक and any other similar work submitted for assessment, opinion leading to the award of master and research level degrees or publications in print or electronic media by students or faculty or researchers or staff of an higher education institution. However, this shall exclude assignments, term papers, project reports, coursework, essay and answer scripts etc. देखिए क्या बोला है कि कौन से स्क्रिप्ट की बात की गई है, कहाँ पे प्लेगरिज्म की बात की गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में खास तौर से, कि अगर आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, बुक चैप्टर लिखते हैं या पूरी की पूरी किताब लिखते हैं या इस तरह का कुछ और राइटिंग करते हैं, एकेडमिक राइटिंग करते हैं, ठीक है, जिसको आप जो है जिसको असेस किया जाएगा मास्टर लेवल की डिग्री अवार्ड करने के लिए या रिसर्च लेवल की डिग्री जैसे एमफिल या पीएचडी अवार्ड करने के लिए या पीडीएफ अवार्ड करने के लिए, चाहे फिर वो कोई स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, स्टाफ हो या फैकल्टी मेंबर हो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, इन सारी चीज़ों में जब हम किसी दूसरे के काम को कोट करते हैं और अपना बता देते हैं बिना रेफरेंस के, तो उसको जो है प्लेगरिज्म बोला गया है। और इन स्क्रिप्ट्स को जो है वो प्लेगरिज्म के दायरे में रखा गया है कि यहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें असाइनमेंट्स की, टर्म पेपर्स की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की, कोर्स वर्क की, एस्से की, आंसर स्क्रिप्ट्स की, वहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं होगा। वहाँ पे कॉपी चल सकता है, बिना रेफरेंस के काम कर सकते हैं, हालांकि कॉपी करते हैं लोग तो रेफरेंस क्यों ही देंगे, इस तरह से बात कही गई है यहाँ पे। तो ये जो है वो कहा गया है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या ऑफलाइन काम करते हैं, प्रिंट में होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, किसी भी तरह का होगा, स्क्रिप्ट जो है वो प्लेगरिज्म के अंडर आएगी। अब सोर्स की बात करते हैं, किस तरह का प्लेगरिज्म या किस तरह की कॉपी, किस तरह का मटेरियल कॉपी की यहाँ पे बात की गई है। सोर्स मींस, जो पी पॉइंट है डेफिनेशन का, सोर्स मींस द पब्लिश्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मटेरियल फ्रॉम एनी सोर्स whatsoever and includes written information and opinions gained directly from other people including eminent scholar, public figure and practitioner in any form whatsoever, as also data and information in the electronic form, be it audio, video, image or text, information being given the same meaning as definition under section 2 subsection 1 subsection V of the Information Technology Act 2000 and reproduced here in regulation 2 subsection L सॉरी। क्या बोला गया है यहाँ पे कि कोई भी सोर्स आप यूज करते हो, चाहे प्राइमरी डाटा सोर्स हो चाहे सेकेंडरी डाटा सोर्स हो, किसी पर्सन का ओपिनियन हो, किसी पर्सन का मटेरियल हो, एमिनेंट स्कॉलर है कोई, उसके द्वारा लिखी गई बोली गई चीज़ हो, कोई फिगर आप कोट करते हैं, किसी प्रैक्टिशनर ने कोई फिगर कोट की हुई है, कोई डाटा लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ऑडियो का क्लिप है, चाहे वीडियो क्लिप है, इमेज है, टेक्स्ट है या किसी और तरह की इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आप कोट करते हो बिना रेफरेंस के, बिना नाम के, बिना पते के, तो वो प्लेगरिज्म के दायरे में आएगा। ये इन्होंने बात कही है, ठीक है। इसमें अब स्टूडेंट्स की डेफिनेशन समझना भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स मीन्स ए पर्सन ड्यूली एडमिटेड एंड परस्यूइंग अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग अ रिसर्च प्रोग्राम इन एनी मोड ऑफ स्टडी। चाहे वो पार्ट टाइम स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, चाहे डिस्टेंस मोड में स्टडी कर रहा है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप है, एडमिशन ले रखी है और पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है किसी भी कोर्स का या रिसर्च प्रोग्राम कर रहा है, तो वो स्टूडेंट माना जाएगा। तो ये 3-4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अब बात करते हैं क्यों प्लेगरिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया यूजीसी ने। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, थीसिस, डिसर्टेशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग प्लेगरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग अमंग स्टूडेंट, फैकल्टी एंड रिसर्चर्स एंड स्टाफ। कि कोई भी स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर, रिसर्चर या स्टाफ का आदमी जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वो
मतलब क्या ना करें, मिसकंडक्ट ना करें, धोखा ना करें, किसी दूसरे के काम को ना बताए अपना। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, किसी दूसरे की थीसिस चुरा करके अपनी बता देते थे, दूसरे का रिसर्च पेपर जो है वो अपना बता देते थे। तो उस चीज़ से बचने के लिए, चाहे बात करें रिसर्च पेपर की, चाहे बात करें थीसिस की, डिसर्टेशन की, या एकेडमिक कोई भी काम है, इस तरह का एकेडमिक राइटिंग है, उससे बचने के लिए ये चीज़ लाई गई थी। टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टू फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो रिसर्च की जा सके, गलत काम ना हो वहाँ पे, धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ, किसी दूसरे का आइडिया ओपिनियन ना चुरा जाए। इसके लिए जो है ये एकेडमिक इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट और प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, सिमिलैरिटी चेक एंड एक्सक्लूसिंग फ्रॉम प्लेगरिज्म। कि सिमिलैरिटी चेक क्या होगा और प्लेगरिज्म जो एक्सक्लूड किया जाएगा, प्लेगरिज्म में जो एक्सक्लूड होगा प्लेगरिज्म के दायरे में नहीं होगा। पहला, ऑल कोटेड वर्क्स रिप्रोड्यूस्ड विद ऑल नेसेसरी परमिशन एंड एट्रीब्यूशन। अगर आप किसी की परमिशन लेते हो कि मुझे आपका ये वर्क जो है वो साइट करना है, उसका चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, चाहे वो रिटन वर्क है, वो अगर आप रेफरेंस के थ्रू कोट करते हो, पूछ करके कोट करते हो, तो वो प्लेगरिज्म के दायरे में नहीं आएगा। ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टाइटल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट। अगर आप अपने काम में जो आपने हेल्प ली है लोगों से, उनको एक्नॉलेज करते हो, उनके लिस्ट देते हो, उनका बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में नाम लिखते हो, पता लिखते हो, वो सारी जो तरीका है लिखने का उस तरीके से लिखते हो, वो भी जो है दायरे से बाहर रहेगा। ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस। जो भी जेनरिक टर्म्स हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, साइंस हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, वो प्लेगरिज्म से बाहर रहती हैं, उनका वो प्लेगरिज्म में नहीं आती हैं। मतलब वो चीज़ें अगर आप कोट करते हो तो वो प्लेगरिज्म के दायरे में नहीं आएंगी। अच्छा, कितनी तरह का, कितने लेवल्स होते हैं प्लेगरिज्म के, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कितने लेवल का जो है वो प्लेगरिज्म होता है। देखिए यहाँ पे 4 लेवल्स इस रेगुलेशन में बताए गए हैं, 18 के रेगुलेशन में, कि पहला प्लेगरिज्म का लेवल है 0 लेवल, जिसमें अप टू 10% जो है सिमिलैरिटीज हो सकती है, जिसको, और वो भी माइनर सिमिलैरिटीज की बात की गई है। नो पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी नहीं होगी अगर 10% से कम आपका प्लेगरिज्म रहता है। आपकी सिमिलैरिटीज जो हैं वो एकेडमिक राइटिंग में 10% तक होती है मैक्सिमम, तो लेकिन वो भी माइनर सिमिलैरिटीज, मेजर सिमिलैरिटीज नहीं। मेजर का मतलब अगर आपने पूरा सेम वही कोट कर दिया, वही लिख दिया, उसकी जो निकाले गए क्या कहते हैं उनको, इन्फ्रेंसेस हैं, उन्हीं को अपना बता दिया, वो गलत चीज़ है, वो मेजर सिमिलैरिटीज होंगी। माइनर सिमिलैरिटीज अगर आती हैं 10% तक, वो नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं होगी और एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा लेवल जो है इसमें लेवल 1, उसमें सिमिलैरिटीज फ्रॉम 10% टू 40% तक रहेगी। तीसरा जो इसमें लेवल है लेवल 2 है, सिमिलैरिटीज अबव 40% अप टू 60%। और चौथा लेवल है जिसमें लेवल 3 जिसको बोला गया है, सिमिलैरिटीज अबव 60%। 60% से ऊपर सिमिलैरिटीज अगर होती है तो लेवल 3 का प्लेगरिज्म माना जाएगा। अब इन लेवल्स के क्या क्या पेनल्टीज रहेंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए जो कमेटी होती है, वो कमेटी किस तरह से फंक्शनिंग करती है, क्या काम होता है और कौन कौन से लोग उसमें होते हैं। सबसे पहले जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी हम बोल सकते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, या कुछ इस तरह का एकेडमिक इवेंट है जहाँ पे कोई पेपर, थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट होती है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो चेयरपर्सन होगा वो एक आदमी ऐसा होगा जो कि DAIP का मेंबर होगा, चेयरपर्सन होगा, सॉरी, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल जिसको बोलते हैं, DAIP। जो पैनल का हेड होगा वो चेयरपर्सन होगा। उसके बाद मेंबर्स होंगे कुछ, जो कौन मेंबर होंगे, सीनियर एकेडमिशियंस फ्रॉम आउटसाइड द डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट से बाहर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, सीनियर ऑफिशियल, सीनियर एकेडमिशियन जो है उसके मेंबर होंगे। और इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होंगे या एक मेंबर होगा जो कि एंटी प्लेगरिज्म टूल जो है उससे डील करता हो, उसकी समझ रखता हो, एंटी प्लेगरिज्म टूल्स जिसको यूज़ करने, ऑपरेट करने आते हों और प्लेगरिज्म के बारे में काफ़ी अच्छी पकड़ रखता हो, समझ रखता हो, वो पर्सन भी जो है वो इसका मेंबर होगा, DAIP, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई सबमिट होती है थीसिस, तो उसका जो है जिस दिन वो थीसिस या डिसर्टेशन या पेपर सबमिट होता है, उस दिन से लेकर के आगे 45 डेज के भीतर उस
पर्टिकुलर पेपर, थीसिस या डिसर्टेशन का प्लेगरिज्म चेक किया जाता है, सिमिलरिटी चेक की जाती है और विद इन 45 डेज जो है वो रिपोर्ट उनको सबमिट करनी होती है। और उस रिपोर्ट में हर एक चीज़ वो मेंशन करते हैं कि कितना प्लेगरिज्म है, कितना कौन कौन सी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ हैं, वो सारी उनको बतानी पड़ती है। फर्दर किस लेवल का प्लेगरिज्म होता है उसके बेसिस पे पेनल्टीज डिसाइड की जाती हैं। अब पेनल्टीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 4 लेवल यहाँ पे बताए गए हैं, 4 लेवल्स में अलग अलग पेनल्टीज जो हैं वो रहेंगी। सबसे पहला केस है पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस या डिसर्टेशन। अगर कोई थीसिस सबमिट होती है और डिसर्टेशन सबमिट होती है तो उस केस में जब सिमिलरिटीज आती है, प्लेगरिज्म आता है, किस लेवल का है और कितनी जो है पेनल्टी उसकी रहेगी, तो उस केस में अगर 0 लेवल का प्लेगरिज्म है, अप टू 10% की सिमिलरिटीज हैं, तो माइनर सिमिलरिटीज मानी जाएगी और कोई पेनल्टी नहीं होगी, वो थीसिस डिसर्टेशन एक्सेप्टेबल होगा। अगर लेवल 1 की सिमिलरिटीज रहती है फ्रॉम 10% टू अप टू 40%, तो सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। कि अगर 10% से 40% के बीच जो सिमिलरिटीज आती है तो उस पर्सन को जिसकी वो थीसिस या डिसर्टेशन है उसको बोला जाता है कि आप एक और स्क्रिप्ट दीजिए और दोबारा से सबमिट कीजिए थीसिस या डिसर्टेशन, ताकि आप पहले इस प्लेगरिज्म को रिमूव करिए और आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर मान लीजिए लेवल 2 का प्लेगरिज्म है, 40% से 60% का सिमिलरिटीज आती है, तो उस पर्सन को जो है सच स्टूडेंट शैल बी डेवर्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक वो सीधी सबमिट नहीं कर सकता है, उसके बाद उसको प्लेगरिज्म जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, वो सिमिलरिटीज हटानी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो सबमिट कर पाएगा। अगर लेवल 3 का आता है सिमिलरिटीज अबव 60%, तो सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड, कि उस प्रोग्राम से उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाती है अगर वो सिमिलर आती है, उसकी सिमिलरिटीज आती है थीसिस और डिसर्टेशन के जो मटेरियल है 60% से अबव। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि पेनल्टी ऑन रिपीटेड प्लेगरिज्म। अगर मान लीजिए उसको टाइम दिया कि आप प्लेगरिज्म हटाओ, रिमूव करो इन सिमिलरिटीज को, फिर भी दोबारा से रिपीट होता है प्लेगरिज्म, दोबारा से पेनल्टीज आ जाती है, सच स्टूडेंट shall be punished for a plagiarism of 1 level higher than the previous level committed by him or her. In case where plagiarism of the highest level is committed, then the punishment for the same shall be operative. अगर मान लीजिए कि दोबारा से प्लेगरिज्म आता है तो उससे ऊपर वाला जो पैनल है, जैसे मान लीजिए लेवल 1 का प्लेगरिज्म आता है और उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है और बाद में फिर से जो है प्लेगरिज्म आता है लेवल 1 का, तो उसको जो है लेवल 2 की पेनल्टी जो है वो लगेगी, 1 साल तक उसकी थीसिस सबमिट नहीं हो पाएगी, तो उसको लेवल 2 की मिलती है। और अगर मान लीजिए वो हाईएस्ट लेवल का कर रहा है तो उसको फिर हाईएस्ट लेवल की पेनल्टी से ही ट्रीट किया जाएगा। अगर मान लीजिए पेनल्टी इन केस वेयर द डिग्री क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड, कि मान लीजिए थीसिस सबमिट कर दी, चेक भी हो गई, प्लेगरिज्म चेक नहीं हुआ और अभी उसको डिग्री अवार्ड हो गई, रिसर्च डिग्री अवार्ड हो गई, उस केस में बाद में पता चलता है कि इसकी थीसिस में सिमिलरिटी है। इफ प्लेगरिज्म इज प्रूव्ड on a date later than the date of award of degree or credit, as the case may be, then her degree or credit shall be put in abeyance for a period recommended by the IAIP and approved by the head of institution. तो फिर उसकी जो डिग्री है, उसका जो क्रेडिट्स हैं जो उसको मिली है, अगर मान लीजिए उसको डिग्री अवार्ड होने के बाद पता चलता है कि इसने कॉपी पेस्ट किया था, तो उसकी डिग्री को जो है वो क्या किया जाता है, कैंसिल करने के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा और जो IAIP के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। अगर रिसर्च पब्लिकेशन जैसे आपके रिसर्च पेपर्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं या इस तरह का कोई और स्क्रिप्ट है, उसमें अगर प्लेगरिज्म आता है तो इसमें भी कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है 0 लेवल का, 10% तक अगर सिमिलरिटी आती है नो पेनल्टी, माइनर सिमिलरिटीज मानी जाएगी। अगर लेवल 1 सिमिलरिटी बिटवीन 10 to 40% आती है तो वो विड्रॉ कर लिया जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, उसको बोला जाता है पर्सन को कि आपका पेपर सिलेक्ट नहीं होगा, आप इसको प्लेगरिज्म है इसमें। अगर 40% से 60% की जो है इसमें सिमिलरिटीज आती हैं, शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, उसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। शैल बी डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, अगर जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रोफेसर है तो उसका एक जो इंक्रीमेंट है उसको जो है वो रोका जा सकता है। शैल नॉट बी अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर to any new masters, MPhil, PhD student scholar for a period
ऑफ 2 ईयर। अगर मान लीजिए 40% से 60% के बीच में जो है प्लेगरिज्म आता है, तो उस पर्सन का जो है, जो एकेडमिक जो बॉडी है या एकेडमिक पर्सन है, प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है, टीचर है, स्टूडेंट, उसका जो सुपरवाइजर होगा वो पर्सन, उस पर्सन को एमफिल, मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स को गाइड करने, सुपरवाइज करने की अनुमति नहीं मिलेगी 2 साल तक। अगर मान लीजिए 60% या उससे ज़्यादा का सिमिलरिटी आती है तो मैन्युस्क्रिप्ट तो विड्रॉ होगी ही। उसके बाद 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स उसके रुक जाएंगे और उसके बाद जो है 3 साल तक उसको रोक लग जाएगी कि वो मास्टर, एमफिल या पीएचडी लेवल का जो है वो थीसिस या डिसर्टेशन को सुपरवाइज नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर पेनल्टी रिपीट होती है तो shall be asked to withdraw manuscript and shall be punished for a plagiarism of one level higher than the lower level committed। वही सेम पैटर्न रहेगा कि मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ होगी और एक लेवल हाई की पेनल्टी जो है वो उसको लगेगी। और इसके बाद जो है in case where plagiarism of highest level is committed then the punishment of the same shall be operative। अगर हाईएस्ट लेवल का प्लेगरिज्म दोबारा से आता है तो उसको सेम लेवल की जो पेनल्टी लगेगी। इन केस लेवल 3 ऑफेंस इज रिपीटेड देन द डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन एज पर सर्विस रूल शैल बी टेकन बाय द HEI। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा उसके द्वारा जो सर्विस रूल अप्लाई किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सस्पेंशन या टर्मिनेशन उस पर्टिकुलर ऑफिसर की, पर्टिकुलर टीचर की हो सकती है अगर वो लेवल 3 का ऑफेंस रिपीट करता है। और अगर मान लीजिए कि डिग्री अवार्ड हो चुकी है या उसका जो उसको क्रेडिट मिलना था वो मिल चुका है, फिर बाद में पता चलता है कि इस तरह का प्लेगरिज्म आया है, तो उस केस में उसके जो क्रेडिट्स या बेनिफिट्स उसकी वजह से उसको मिले होंगे उनको डिनाई किया जा सकता है और उसको रिकमेंड करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो चेयरपर्सन होगा और कमेटी होगी। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो प्लेगरिज्म से बचने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है जो भी आपने काम किसी का कोट किया है उस काम का आपको जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए, रेफरेंसेस देने चाहिए, बिब्लियोग्राफी में कोट करना है, साइट करना चाहिए और विद परमिशन आप जो है किसी पर्सन का कोई भी एकेडमिक राइटिंग कॉन्सेप्ट आइडिया जो है वो आप कोट करें अपने काम में। दूसरी बात, सबसे एक और अच्छा तरीका है इसका पैराफ्रेजिंग का, कि आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं विद साइटेशन, विद कोटेशन। आप उस पर्सन को रेफर भी करिए और पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हैं। वो बहुत सारे इसके लिए एकेडमिक वर्कशॉप्स भी होती हैं प्लेगरिज्म से बचने के लिए, और प्लेगरिज्म से बचने के लिए टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लेगरिज्म को हल्के में ना लें। और बहुत ही बड़ी ये चीज़ है कि प्लेगरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। और सबसे अच्छी बात भी है ये एकेडमिक में कि आप किसी दूसरे के काम को ना बता सके कि ये काम मेरा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।